बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, पंजाब में इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त और रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। दूसरी जानब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया कि उनके पास कत्ल की साजिश के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन नादरा ने मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश किया। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरानी मुआहिदे की ज़रूरत है। क्या ये इमरानी मुआहिदा मुल्क में किसी सूरत का इस्तेहकाम ला सकता है सियासी तौर पर? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि अभी किस इमरानी मुआहिदे की बात की है, लेकिन जो आपने दूसरे नुकात उठाए हैं इसमें, पहली बात तो ये कि एक शख्स था, उसका नाम था एर्नेस्टो मिरेंडा जी। अच्छा, इसका ताल्लुक ये अमेरिकन था और इसने $8 चोरी किए एक एरिजोना के बैंक से। और एरिजोना के बैंक से इसने $8 चोरी किए। इसको पुलिस ने पकड़ लिया। 2 घंटे तक सवाल जवाब इसके साथ हुए। इसने चोरी के ऊपर भी जो है वो इकरार कर लिया और साथ ही कहा कि किडनैपिंग और ये सारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये केस, और उसके बाद फिर वहाँ से ये जिसको हम मेरिंडा राइट्स कहते हैं अमेरिकन लॉ के अंदर, फिर ये अमेरिकन लॉ में एक 5वीं और 6ठी जो अमेंडमेंट राइट्स हैं उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अक्सर लोगों ने जो टीवी ड्रामे या टीवी फिल्म्स या कोई ऐसी जिसमें पुलिस गिरफ्तार कर रही है किसी को, तो गिरफ्तार करते ही जो 3-4 जुमले पुलिस वाले बोलते हैं वो मिरेंडा राइट्स हैं। ठीक है। उसमें से ये होता है कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। जैसे ही वो हथकड़ी लगाते हैं पुलिस वाले, तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हें खामोश रहने का मुकम्मल हक है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि एनीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद जो भी बात करोगे वो तुम्हारे खिलाफ से इस्तेमाल होगी अदालत के अंदर। यू हैव द राइट टू हैव एन अटॉर्नी प्रेजेंट। एक वकील चाहो तो तुम्हारे पास मुकम्मल राइट है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड एन अटॉर्नी, वन विल बी अपॉइंटेड टू यू। ठीक है, आपको रियासत दे देगी मुल्क अगर आप वकील के पैसे नहीं दे सकते। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये लाजिम है पुलिस के लिए कि वो गिरफ्तार होने के बाद, ये हर शहरी का राइट है कि उसको पढ़ के मिरेंडा राइट्स का जो कानून है ये बताया जाए। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाए तो साथ ही उसको ये बताया जाए कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। इसके बाद जो भी बोलोगे वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो हमारे जो भी यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मिरेंडा राइट्स को पाकिस्तान में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुकदमा चल रहा हो कोई बाकी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर गुफ्तगू हो तो वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। जैसे हमने देखा कि वो कल JIT में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की, तो वो बात जो है, या उन्होंने उससे हटके भी जो तकारीर में या बाकी सवाल जवाब में हो रहे, तो वो अगेंस्ट उनके इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप नोट करें तो वो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि ये आपने बात की थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह तो नहीं आ रही, लेकिन उनकी ही गुफ्तगू जो है, उनकी गुफ्तगू ही बताई जा रही है कि ये आपने कल की थी, आपने परसों की थी, आपने एक हफ्ता पहले। तो अब मेरा ख्याल है कि ये ऐसी एक संजीदा मामला, एक संजीदा नौयत का है, चूँकि ये मामला 9 मई का, इसलिए ये मिरेंडा राइट्स के ऊपर सब चले जाएं तो बेहतर है कि अपने हकूक जो मिरेंडा वर्सेस एरिजोना केस के अंदर वहाँ पे हर शख्स को पढ़ के सुनाया जाता है गिरफ्तारी के वक्त कि जी आप बात ना करें, जो भी बात करेंगे वो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो ये बहुत से मामला जो हैं वो उसमें ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सियासत में एक मज़ीद उलझने सी पैदा हो रही हैं। एक तो ये है कि वो जो JIT की हमारे सामने आई कल की, जिसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने, जब उनके सामने क्लिप्स चलाए गए उनकी तकारीर के, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बात की है जी। और साथ ही फिर उनसे पूछा गया कि आप 2-3 फौजी ऑफिसर्स के बारे में कि आप को कैसे पता चला, क्या उन्होंने आपको बराह रास्त कभी धमकी दी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताया गया है। अब सवाल ये कि किसने बताया है।
तो उन्होंने कहा अच्छा कभी आपसे उनकी बात हुई? कहा नहीं। उन्होंने कहा कभी आपको धमकी दी है? नहीं। तो वो अब तो वो तो उनका नाम इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, तो फिर वो कौन से लोग थे, ये कौन सी शख्सियत थी जो मुस्तकिल उनको ये बताती रही, बल्कि ना सिर्फ बताती रही बल्कि उनका नाम भी बिगाड़ती रही और वो तकारीर में नाम भी इस्तेमाल करते रहे। तो कल अब ये इसलिए ये मामला जो है ये ज़रा बहुत पेचीदा और संजीदा है चूंकि, और जाहिर है कि आज हमने देखा परवेज़ इलाही साहब को भी और उनको भी पेश किया गया, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मजीद छापे पड़ रहे हैं, फौजी अदालतों की तरफ मामला जा रहे हैं। कल करारदाद मंजूर हुई कौमी असम्बली में। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ऑन बोर्ड हैं, कुछ नहीं हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी। लेकिन बहरहाल मामला फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, दहशतगर्दी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, और ये मामला संगीन है, इसलिए इसको बराए करम ज़रा संजीदगी से ही लें लोग तो बेहतर है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, IMF नहीं मान रही। IMF ने ये कहा है आज कि ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं ये कम है। वो बजट को उन्होंने कहा है कि आप दोबारा इस पर नज़र डालें और मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाएं, और मज़ीद आप जो पेट्रोलियम के ऊपर जो आपने छूट दी हुई है उसको आप ख़त्म करें, और उसके नतीजे में तकरीबन तमाम ही अशिया के ऊपर अब कितना टैक्स बढ़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि IMF ने कहा है कि आप इसको मज़ीद टैक्सेस लगाएं आवाम के ऊपर। तो IMF ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इस बजट पे, और अगर ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनता तो फिर इसका मतलब ये है कि अगला मुआहदा हम नहीं कर सकते। और जो बात हो रही है कि शायद इसी महीने, जो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और इसाक डार साहब भी कह रहे हैं कि इसी महीने चंद दिनों में IMF से बात हो जाएगी, तो वो तो अदम एतमाद कर किया उन्होंने। सर, अगर इस सूरत में वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि हमारे पास कोई प्लान बी है या उस पर हिकमत अमली वज़ा करेंगे, वो क्या प्लान बी मौजूद है इस वक्त? नहीं, प्लान बी तो यही है ना कि मतलब प्लान कौम से खिताब, मुझे कौम से खिताब, तो वो तो कौम से खिताब है, लेकिन ये कि ये बड़ा एक अजीब सा मामला कि पूरा बजट बन गया और IMF कह रही है कि नहीं हमें तो ये बजट पेश भी हो गया, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। दूसरी जो उलझन, दो तीन और उलझन है। एक फिर ये कि जो अदालत के अंदर मामलात हैं, हुकूमत बिल्कुल खुश नहीं है उनसे, और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। एक तो अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कुछ भी आगे नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल वहाँ खड़ी है जहाँ पे आज से कई माह पहले थी। फिर ये जो अदालतों का मामला है, इसमें वही जो 3 रुकनी बेंच है उसने 14 मई को इलेक्शन होना था, उसकी भी समाअत, फिर उसके साथ वो रिव्यू और प्रोसीजरल एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी और रिव्यू एक्ट भी, दोनों यानी 3 केसेस की समाअत ये 3 रुकनी बेंच कर रहा है। तो उन्होंने आज ये कहा है कि पहले हम ये 2 की समाअत कर लें और ये रोजाना की बुनियाद पे होगा। अब यहां ये सवाल है कि ये या तो एक्ट बन गया था, ये कानून बन गया था क्योंकि सदर ने साइन कर दिए थे इस पे, तो हुकूमत ये समझ रही थी कि ये कानून बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर वहीं से समाअत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और ये जो 3 रुकनी बेंच है ये कह चुका था कि वो जो इसके ऊपर सदर साइन ना करें, इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसको यहीं रोक दें। और साथ ही रिव्यू एक्ट भी है ना, उसमें रिव्यू एक्ट भी है। रिव्यू एक्ट में अपील का स्कोप है, नजर सानी, यानी फिर इसमें वो आता है ना जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का केस है कि इसमें जो अपील है और जो रिव्यू है, रिव्यू और अपील, उसका स्कोप जो 30 दिन का था उसका वो भी साथ ही समाअत हो रही है। हाँ। तो चीजें मामला अपनी जगह रुक गए। यानी आज जो है वो हमने नहीं देखा अता तारड़ साहब को या वजीर कानून को या किसी और शख्सियत को कि वो इसके ऊपर भी कोई बात करें आके, क्योंकि ये मसला फिर वही रख गया, जीरो पे रुका हुआ है मामला। और 3 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहे हैं तीनों केसेस की। 14 मई को इंतखाबात पंजाब में, साथ ही रिव्यू और साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और ये यकीनन हुकूमत के लिए जो है ये तीनों केसेस जो हैं ये जिस तरह इनकी प्रोसीडिंग चल रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, ये किसी तरह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रिव्यू के साथ तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी या उनकी जो है नाअहली ख़त्म होना और साथ ही जहांगीर तरीन साहब की, तो वो सारा मामला रुका हुआ है अपनी जगह।
कि उसमें अब इस हफ्ते के आखिर तक फैसला आता है कि रोजाना की बुनियादों पे हो रहा है, तो इस हफ्ते के आखिर तक आता है या कब आता है, लेकिन जल्दी आ जाएगा कि जाहिर है क्योंकि उसमें दलाइल वगैरह, उसमें पीटीआई को अदालत ने एक दस्तवार गुजार के तौर पे अली जफर साहब को कहा कि आप भी आ जाएं इसमें। तो ये मामला जो है हुकूमत के लिए जरा पेचीदा हो गया है कि इसका फैसला क्या आता है, और इस हफ्ते ही मेरा ख्याल है कि क्योंकि आज समाअत उसकी बहुत तेजी के साथ रोजाना की बुनियादों पर हो रही है। दूसरा ये मामला, दूसरी उलझन ये, पहली उलझन आईएमएफ, दूसरी उलझन ये हुकूमत के लिए, तीसरी उलझन जो है वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अपने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया, और अलीम खान साहब उसके सदर हैं, आमिर कियानी साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन पार्टी रजिस्टर नहीं है इलेक्शन कमीशन में। तो जब तक पार्टी रजिस्टर नहीं होगी इलेक्शन कमीशन में, आप उसका एक प्रोसेस होता है, पार्टी बनाने का एक प्रोसेस है, और उसमें सबसे पहला गालिबन जो नुक्ता होता है कि एक तो नाम आपने सोच लिया, फिर उसके बाद आप रजिस्टर करवाते हैं उसको इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद फिर ओहदेदार उसके क्या, उसमें इलेक्ट कैसे होंगे, मंशूर क्या होगा। अब वो आज जहांगीर तरीन साहब ने उनका जो इजलास हुआ है जिसमें जूम से उन्होंने लंदन से शिरकत की, तो उसमें यह गौर किया गया कि इसको अब रजिस्टर करवा लिया जाए। यानी ये पार्टी जो है एक, इसको मैं नहीं अभी तक समझ पा रहा हूं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है भी। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन तो पहला काम होता है ना, फिर सदर का एक ऐलान, फिर उसमें ये होता है कि जी इसका चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, पैटर्न होगा, उसका एक पूरा आपका एक तंजीमी ढांचा बनता है, मंशूर बनता है, रुकनीत साजी होती है, कितने लोग मिनिमल होने चाहिए जो पार्टी रजिस्टर हो, कितने उसके फंड होने चाहिए, अकाउंट खुलता है कहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो वो तो प्रोसेस हुआ नहीं है, तो वो पार्टी जो है अभी ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करवाना है, और उसमें यकीनन एक पैटर्न, और ये भी फिर रखना है कि भाई अगर पैटर्न इन चीफ जो है वो किसी वक्त भी आने वाले दिनों में उनकी फेवर में फैसला आ जाता है, तो इमीडिएटली वो सदर बनेंगे जाहिर है, या वो पैटर्न चीफ ही रहेंगे। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर एक जो है, क्योंकि देखें जो मुस्लिम लीग नून है उनको हम कहते हैं कायद, नवाज शरीफ साहब को कायद कहते हैं, लेकिन सदर जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनका देखें तो उसमें कायद की मेरा ख्याल है कोई जगह नहीं है, उसमें सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर, मरीम नवाज साहब भाई ऐसे करके हैं पोस्टें, ठीक है ना। मुझे नहीं पता चीफ ऑर्गेनाइजर की भी होगी यकीनन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको लिख के देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि इसमें अकाउंट नंबर कौन सा है, पैसे कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, पोस्टें कैसे होंगी क्या। तो अभी पार्टी रजिस्टर होना है, और इसी दौरान इन्होंने बात करनी है वहां पे नवाज शरीफ साहब के साथ। अभी तक वहां से कोई इतला नहीं आई, पब्लिक नहीं हुई इतला, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से कोई बात हुई है, और ये बात मैंने कल भी की थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिजाइनमेंट है कि भाई ये आप इतने सारे लोग लेकर तो आ रहे हैं, मगर इनको अगर लेकर आते हैं तो एडजस्ट कहाँ करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये पार्टी जो आ गई है तो ये तो कोई ऐसा चक्कर तो नहीं कि उसको नून के साथ जोड़ दिया जाए, और हम बैठे हैं पंजाब के अंदर, हमारे यानी जो जरदारी साहब सारा प्लान कर रहे थे, तो ये तो हमारे ऊपर हमें काटने के लिए, हमारा वोट तोड़ने के लिए यहाँ पे पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी जो है ये पंजाब की पार्टी, ये ध्यान में रखें कि इसकी जो स्ट्रेंथ रही ना, बनी भी पंजाब में, और ये एक तवील अरसे तक जो है ये पंजाब में ही मतलब है कि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रही, सिंध में भी रही, पंजाब में भी रही। गुलाम मुस्तफ़ा कर, मलिक मिराज खालिद, हनीफ रामे साहब, ये बड़े बड़े नाम। तो अब मसला ये है कि अब वो बिल्कुल एक कहते हैं ना एक सकूता तारी हो गई है, सारे लोग बैठ के देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और इसी दौरान जो ये जो फौजी अदालतों का और केसेस और गिरफ्तारियां और 9 मई के हवाले, ये काम, ये प्रोसेस तेज चल रहा है, सिर्फ ये प्रोसेस चल रहा है, बाकी एक खामोशी सी छाई हुई है, या ये चल रहा है या वो साइक्लोन जो है। और वो जो साइक्लोन है, अब ये साइक्लोन, अब अल्लाह ताला खैर करे, ये बहुत बिपर जॉय, अच्छा बिपर जॉय जो है, इसका नाम बिपर जॉय क्यों है? ये बिपर जॉय, इसका नाम जो है ना, ये बिपर जॉय इसलिए है कि ये ऐसे ही नहीं तूफान का नाम रख दिया जाता। तूफान का नाम जो है वो बाकायदा जो रीजनल
जो वेदर और जो काउंसिल्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनसे बाकायदा नाम अप्रूव करवाने पड़ते हैं पहले। तो ये जो है ये आप देखें, ये यहाँ से, ठीक है ना। तो अगले जो भी नाम होंगे ना, ये यहाँ से हम देखते हैं ना, ये तो ये जो है, ये अगर आप लिस्ट 2 में देखें, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ था। यहाँ रुकिएगा, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ था, तो इसका नाम 2-3 साल पहले ही फाइनल हो गया था कि जो भी साइक्लोन बांग्लादेश से उठेगा उसका नाम होगा बिपरजॉय। ठीक है। अब अगला जो तूफान उठेगा वो इंडिया से उठेगा, उसका नाम होगा तेज। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर उठेगा, ये ईरान से उठेगा तो ये नाम होगा, ये होगा, ये होगा। पाकिस्तान से होगा तो उसका नाम होगा असना। ठीक है। ठीक है, और या गुलाब या असना या शहाब। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से अगर तूफान उठेंगे तो उनके नाम पहले से डिसाइडेड हैं। ठीक है। ये परवाज और ये नाम देख रहे हैं। तो ये चूंकि उठा है, ये बांग्लादेश से उठा है, तो इसलिए अगर आप सेकंड कॉलम में देखें तो ये ऊपर आपको बांग्लादेश सबसे ऊपर नजर आ रहा है, और बांग्लादेश से ये चूंकि उठा है तूफान, तो इसका नाम, यानी ये हमें तूफानों के नाम पता है कि पहला साइक्लोन अगर उठेगा तो उसका ये नाम होगा, दूसरा उठेगा ये होगा, तीसरा उठेगा जो, तो ये चूंकि वहां से उठा है बांग्लादेश से, तो इसका नाम बिपरजॉय है। हाँ। और इसी तरह से हर मुल्क से उठेगा अगर वहां से, तो उसके नाम पहले से सजेस्टेड हैं। ठीक है। पाकिस्तान से उठेगा, अभी तक नहीं आया पाकिस्तान से साइक्लोन, लेकिन पहला साइक्लोन अगर जन्म लेता है तो वो गुलाब होगा। हाँ। ठीक है, तीसरा जो है वो शहाब होगा। ठीक है, तो ये नाम जो है ये बाकायदा इन नामों का अप्रूवल दिया जाता है वर्ल्ड। अच्छा, एनीवे, तो ये चूंकि बांग्लादेश से उठा तो इसका नाम जो है, और ये जाहिर है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। इसको ये मजाक नहीं है, ये लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जी बारिश हो रही है, बाहर ज़रा सैर करके आते हैं, ज़रा देख के आते हैं सी व्यू तक, ज़रा साहिल का एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं बाहर के कैसी बारिश हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा तूफान है जो बहा के ले जाता है। यानी जो साइक्लोन है, जो कि यानी अगर ये यानी जो साउथ दुनिया का जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अगर ये होगा तो ये ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, और अगर नॉर्थ में है ऊपर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और बड़ी पावर के साथ इसमें हवा जो है, तो और मट्टी और हवा और भाप और ये सारा साइक्लोन, हाँ ये ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अब देखें, कराची से है कोई 400 किलोमीटर दूर, ये हिट करेगा रात को या किसी वक्त। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बस जरा ध्यान रखें इसको मजाक में ना लें। जो इंतजामिया, हुकूमत, जो एनडीएमए, पीडीएमए जो बात करें, उनको संजीदगी से सुने। ये नहीं हम जाते हैं मोटरसाइकिल पर देख कर आते हैं बारिश, ये वो वाला नहीं है सिलसिला। ये वो है कि वो बहा के ले गए। ठीक है, तो उसमें कश्तियाँ, उसमें तो एनीवे, और लोग मेरे ख्याल से समझदार हैं तो वो खुद एहतियात करेंगे। दूसरी जो बात है वो पाकिस्तान की बात मैंने कर ली। तीसरा जो इशू है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं पाकिस्तानी सियासत पर अभी आता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन के जो महमूद अब्बास है वो चाइना पहुँच गए। अच्छा, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास जो हैं, ये कुछ 87 साल के हैं, और इनका एक बेटा जो है वो 42 साल का, उसकी कतर में कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो उसकी डेथ हो गई 2002 में। उसका नाम था माजिन, तो इसीलिए इनको अबू माजिन भी कहते हैं, अबू माजिन। ये जो है महमूद अब्बास, ये 1964 में जब ये बनी थी अल-फतह, और ये बनाई थी यासिर अरफात और उनके 3-4 दोस्तों ने। ये कुवैत में बनी थी। ठीक है, ये कुवैत में जो फ़लस्तीनी थे, कुवैत में, कतर में, ये कतर में थे, कुवैत, कतर, ये खलीजी रियासतों में। उस खलीजी रियासतें आज़ाद नहीं हुई थी, बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थी, लेकिन ये कि ये यहाँ पर ये फ़लस्तीनी मौजूद थे। तो इन्होंने अल-फतह बनाई थी, और अल-फतह के चंद जो बानी अरकान में से लोग जिंदा हैं, उनमें से एक महमूद अब्बास है। आखिरी दिनों में, मैं उस तनाज़े में नहीं जाना चाह रहा, आखिरी दिनों में इनका यासिर अरफात साहब से ज़रा तनाज़ा खड़ा हो गया था, लेकिन बहरहाल ये यासिर अरफात साहब के बहुत करीब रहे, और ये जो हैं ये ओस्लो एकॉर्ड्स में भी साथ थे उनके जब वो साइन हुए, और ये जो हैं ये मतलब फ़लस्तीनी अथॉरिटी में यासिर अरफात ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद 1993 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम हुई थी, तो यहाँ आ गए थे, तो उसके साथ ही फिर ये भी यहाँ पर आ गए थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाइना में है। ठीक है, और चाइना वो पहुंचे हैं, और चाइना, इसका मतलब है कि ईरान सऊदी अरब तनाज़े को ख़त्म करने के बाद अब चाइना जो है वो फ़लस्तीनी और इसराइली तनाज़े को ख़त्म करने जा रहा है।
यहां ये जहन में रखें कि यासिर अरफात जो हैं, देखें सबसे पहले जब इसराइल बना ना 1948 में, तो 1948 से पहले 1947 में तो ये हुआ ना कि जो पार्टीशन हुआ कि ये तय हुआ कि फलस्तीनी इलाकों को तकसीम कर दिया जाए, तो उसको फेवर किया, सबसे पहले फेवर करने वालों में सोवियत यूनियन था। फिर उसके बाद जब इसराइल बन गया तो पहला मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो 1948 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी 45 में, तो फातहीन में से जिस फातेह ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया वो सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन बड़ा इसराइल का, आप समझ लें कि इसराइल बहुत प्यारा था सोवियत यूनियन को। और सोवियत यूनियन के ज़हन में यह था कि शायद ये जो है ये एक कम्युनिज्म की तरफ ये चला जाएगा इसराइल, लेकिन इसराइल जो है वो कम्युनिज्म की तरफ नहीं गया और इसराइल जो है उसका रुख हो गया अमेरिका की तरफ। और नतीजतन ये हुआ कि इसराइल के मुकाबले पे फिर मिस्र जो कि बड़ी कुव्वत थी, वहां पर मौजूद जो हुक्मरान थे जिनका नाम था जमाल अब्दुल नासिर, उनको सपोर्ट किया सोवियत यूनियन ने। और फिर जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी कोल्ड वॉर चली, ठीक है, मिडिल ईस्ट में कोल्ड वॉर चली और उस कोल्ड वॉर का असर पाकिस्तान पर भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर मशरिक वस्ता में उन ममालिक का साथ दिया जो कि अमेरिकन कैंप में थे, और उसके नतीजे में सेंटो वजूद में आई, बगदाद पैक्ट, जिसमें बरतानिया भी है, तो तुर्की भी है, तो ईरान भी है, तो जिसमें इराक भी है। तो पाकिस्तान चला गया अमेरिकन कैंप में, और जो ये मुल्क थे जिसमें जमाल अब्दुल नासिर और शाम और शुमाली यमन, और तो ये जो मुल्क हैं, इराक, बात पार्टी जहां जहां बन रही है, तो ये सारी पार्टी, ये सारे जो मुल्क थे ये सोवियत कैंप में थे। ठीक है। फलस्तीनी भी सोवियत कैंप में थे। फलस्तीनियों के शुरू में पीएलए को नहीं माना उन्होंने, लेकिन बाद में पीएलओ को उन्होंने तस्लीम किया। और यासिर अरफात ने 1974 में 67 में ज़ाहिर है जब जंग में शिकस्त हुई अरबों को इसराइल से, तो 74 में यासिर अरफात ने दौरा किया और वहाँ पर पीएलओ की एम्बेसी भी खुली। फिर यासिर अरफात जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन से भी खिताब किया, और वो बड़ा अच्छा, यासिर अरफात ज़हनी तौर पे जो है ना, ये पीएलओ ज़हनी तौर पे चूंकि ये गुरिल्ला या फाइटर्स थे, तो ये खुद ब खुद फेडरल कास्ट्रो के भी करीब आ गए बल्कि एक तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी हुआ कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने कुछ अर्सा पहले, आज से 2-3 साल पहले, एक खबर छापी जिसके ऊपर बड़ा तनाज़े खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये जो अबू माज़िन है या महमूद अब्बास हैं, ये एक ज़माने में केजीबी के एजेंट रहे हैं दमस्कस में। ये बड़ी अजीब व गरीब खबर थी, बड़ा इस पर शोर शराबा हुआ। फिर बहरहाल वो उसको उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया इनके ऊपर कि ये तो केजीबी के एजेंट रहे हैं महमूद अब्बास, ठीक है ना। और फतह जो है वो फतह ने उसको बहुत ही घटिया किस्म की कंपेन करार दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो केजीबी के एजेंट रहे हैं और ये जो हैं ये वहां पे डेमास्कस में काम करते रहे 80 में, और उस वक्त काम करते रहे। कमाल की बात ये जी उस वक्त काम करते रहे जब प्यूटिन भी वहां था। यानी जब प्यूटिन ईस्ट जर्मनी में थे तो ये यानी केजीबी में थे। ये इसराइल का इल्जाम है, ठीक है। और इसीलिए वो महमूद अब्बास को प्यूटिन के साथ जोड़ते हैं, यासिर अरफात को भी प्यूटिन के साथ। इसराइल की अपनी थ्योरीज हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये जो है ये केजीबी के, ये तमाम जो पीएलओ है इसको केजीबी ने खड़ा किया और केजीबी ने उस दौर में सपोर्ट किया। बहरहाल ये अब आप देखें कि अब वक्त गुजर गया, अच्छी हो या बुरा हो जो भी हो, लेकिन महमूद अब्बास भी अपनी एक जाहिर है कि ज़िंदगी के एक पावरफुल प्रेसिडेंट हैं। और महमूद अब्बास जो हैं उस ज़माने में चूंकि चाइना नहीं था, अब जितने चाइना के दोस्त हैं वो रशिया के दोस्त हैं खुद ब खुद, तो वो इस वक्त चाइना का दौरा कर रहे हैं। और चाइना का ये देखें, महमूद अब्बास पुतिन के भी बहुत करीब हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो जो इसराइल में तो बहुत शोर मचता है इस बात पे, वो कहते हैं पीएलओ प्रोजेक्ट ही सोवियत यूनियन का था, ठीक है। और इसलिए कि उन्होंने जो अमेरिकन बेबी था यानी इसराइल, उसकी ऐसी तैसी पहननी थी तो केजीबी उसको सपोर्ट करता रहा, कर रहा होगा जाहिर है अमेरिका, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट ही उनका था, वो फलस्तीनी कोई इशू है ही नहीं फलस्तीन का, मतलब केजीबी का। और केजीबी अब कहाँ रह गई, वो फलस्तीनी एक इशू है बहुत बड़ा। बहरहाल एनीवे, तो वो जो है वो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो रही है कि क्या यहां पर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर कोल्ड वॉर में जो मैंने बात की, पाकिस्तान किसी भी रीजनल या इंटरनेशनल
डिस्प्यूट से अलग नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने उसमें आना ही आना है। हाँ बिल्कुल। देखिए ना क्या खबर, ये मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट आज का, पाकिस्तान यूजेस 21वीं स्लाइड, पाकिस्तान यूजेस चाइनीज युआन टू बाय कट प्राइस ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, पाकिस्तान ने पेमेंट कैसे की है? ये जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना कि ऑयल पहुंचा है, ठीक है, ये पहली शिपमेंट आई है, अगली शिपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है जी। इस तरह से वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि कैन रशियन क्रूड ईज पाकिस्तान इकोनॉमिक वोज, ये वॉइस ऑफ अमेरिका, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में रशियन ऑयल पहुंचा है। और पाकिस्तान ने जो पेमेंट है वो तास वाले कह रहे हैं कि जो रशियन जाहिर है कि उनकी न्यूज एजेंसी है, पाकिस्तान पेज फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ रशियन ऑयल इन चाइनीज करेंसी, चाइना की करेंसी इस्तेमाल की है। अब इशू ये है कि इसका मतलब है कि हम जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता पेट्रो डॉलर से, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, इंडिया ने रुपीज में पे किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने चाइनीज करेंसी में नहीं पे किया होगा ना, रुपीज में किया होगा या रूबल्स में किया होगा, उनकी करेंसी में। पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में रशिया को पे किया है। मतलब ये एक जो पूरी दुनिया में एक तब्दीली आ रही है, पूरी दुनिया एक तरह से आप देखें कि एक नए उसमें जा रही है। और यानी पाकिस्तान, जाहिर है कि जब सऊदी अरेबिया से या बाकी मुल्कों से हमेशा पाकिस्तान ने जब भी तेल लिया है तो डॉलर्स में पे किया है, उनके दरम्स में या रियाज में, मेरी नॉलेज में नहीं है लेकिन मेरा ख्याल से डॉलर्स में पे। पहली दफा पाकिस्तान ने रशियन ऑयल रशियन करेंसी में भी नहीं, मतलब चाइनीज करेंसी में, और रशिया इज ओके विद दैट। इशू ये है कि अब इसमें ये जो पूरी एक ग्लोबल पिक्चर बन रही है, इसमें अब मुझे बताएं कि पैलेस्टीनियन इशू, चाइना का क्या स्टांस है? चाइना का वही स्टांस है जो पाकिस्तान का स्टांस है, वही स्टांस है जो सऊदी अरेबिया का स्टांस है कि 2 नेशन सोल्यूशन होना चाहिए, और इसराइल के मतलब फलस्तीन बिल्कुल होना चाहिए रियासत, और फलस्तीन के सदर को वहां पे शी जिनपिंग जो है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो उनसे मुलाकात हो रही है। यानी एक प्रॉपर रियासत का प्रॉपर स्टेट विजिट है उनका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब इस पूरे तनाज़े में जहां पर दुनिया एक नया रंग ले रही है, जहां पर ये आपने रशिया के साथ चाइनीज करेंसी में उनको पे किया, इब्राहिम रईसी जो हैं वो वेनेजुएला पहुंचे हुए हैं, और वेनेजुएला के बाद वो जाएंगे आगे निकारागुआ के बाद जाएंगे क्यूबा, उन मुल्कों में जाएंगे। तीनों मुल्क, बल्कि 4 मुल्क, ईरान को भी ऐड करें, 4 मुल्कों में अमेरिकन पाबंदियां लगी हुई हैं, 4 रशिया के और चाइना के ब्लॉक पे हैं। ठीक है, 4 जो हैं वो ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं, और 4 जो हैं वो चाइना के साथ, और इसी दौरान जो है वो सऊदी अरेबिया में जो ये अरब चाइना बिजनेस फोरम हुआ है, ये सऊदी चाइना नहीं हुआ, ये अरब चाइना को 3,500 कंपनीज आई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सौदे हुए हैं। और उसमें तो मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसको अमेरिका जिन पे खुश नहीं है, जैसे सेंस टाइम एक फेशियल रिकग्निशन की चाइनीज कंपनी है। यानी आप समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसमें जो डाटा है वो फेशियल एक्सप्रेशन डाटा, तो वो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है। वो कंपनी भी मौजूद थी यहाँ पे रियाद में, वो कंपनी भी मौजूद थी। और सऊदी अरेबिया जो है वो अपने ताल्लुकात बिल्कुल अमेरिका से खत्म नहीं कर रहा, लेकिन उनका बैलेंसिंग एक्ट कुछ ऐसा है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन को कि भाई यहां पर मतलब मदोरो भी आके गए हैं, ईरान भी खुल गया, चाइना के साथ भी हमारी ट्रेड हो रही है, हम ये मतलब एक नया ब्लॉक आपको बहुत बड़ा ब्लॉक आपको इमर्ज होता नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ये ब्लॉक जो है ये मुझे लगता है कि यूरोप को सक करेगा। ये ऑलरेडी सक कर चुका है ना, लैटिन अमेरिका को, ये ऑलरेडी सक कर चुका है अफ्रीका को। जैक सलोन पहुंचे हुए इंडिया। अच्छा। और उनको इंडिया को अब वही कि जी हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको ये देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से होता है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोशिश हुई थी वो फेल हो गई थी। ठीक है सर। डिफेंस टेक्नोलॉजी हाँ वो इंजन असला, लेकिन फिर वही बात कि किस हद तक, क्योंकि जब पाकिस्तान रशिया जो कि सोवियत यूनियन, जो कि
यानी अब आप देखें इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एकदम से ऑयल की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आगे क्योंकि $60 तक का कैप लगा हुआ ना, तो एकदम से वो रशियन ऑयल आता है और साथ ही ये पाकिस्तान रिफाइनरी में चला गया, क्योंकि उरल्स में है ना, ये उरल ऑयल है, ये वो ऑयल है जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसकी रिफाइनरी के लिए तैयारी पकड़ ली है पाकिस्तान रिफाइनरी ने। तो ये ऑयल सीधा नहीं आएगा, ये ऑयल जो है वहां पहले पाकिस्तान रिफाइनरी में जाएगा। उरल ऑयल इस दौरान हमने अरेंजमेंट कर लिया कि उसको रिफाइन कैसे करना है और रिफाइन करने के बाद मार्केट में कैसे फेंकना है। तो फिर वो ऑयल जो है वो हमें $60 पर, यानी वो दुनिया का ऑयल कहां पर भी जा रहा हो, $100, $80, ये डॉलर, वो $60 फी बैरल पर एक हमारा रास्ता मुस्तकिल तौर पे खुल गया रशिया के साथ। ठीक है सर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से आज कहा गया कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान होंगे, इंतखाबात की क्या तैयारी शुरू करती है या कोई डेट आने वाला है? देखिए, सब बंदियां तो कुछ कुछ नजर आ भी रही हैं और नहीं भी आ रही, लेकिन मैं वही बात कह रहा था कि ये जो 2-3 उलझन है ना, एक तो IMF की तरफ से आज ये कहना कि जी आप इस बजट के अंदर दोबारा जो अहदाफ हैं उसको हासिल करने के लिए आप नजरसानी करें मुख्तलिफ, एक तो ये चलें, वो तो हो जाएगा, वो और टैक्सी लग जाएंगे लोगों के ऊपर और जो कुछ होना है वो। इशू ये है कि क्या उस पर मान जाएगा IMF, क्योंकि इशू फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि ये स्टाफ लेवल कब होगा, फिर बोर्ड लेवल कब होगा, फिर उसके बाद बहरहाल। तो ये IMF इस बजट से खुश नहीं, पहली बात ये। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो दरख्वास्तें जिनकी समाअत हो रही है, यानी ये रिव्यू वाली और दूसरी, अब ये समाअतें कब तक जारी रहती हैं, हुकूमत ने आज इस पे रिस्ट्रेन किया है। वह नहीं होता है कि वजीर कानून आते हैं फौरन या तारड़ साहब आते हैं और कोई शख्सियत आती है, तो आज वो उनकी तरफ से ज़्यादा बात नहीं हुई, ये डे टू डे बेसिस पे होगा। अब इसमें वही 3 रुकनी बेंच है। शुरू में तो ज़्यादातर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका ये था कि जी इसको फुल कोर्ट सुने या चले, फिर ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार में लार्जर बेंच भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी कि ये जो है ये इतना है और इस तरह से होगा। लेकिन अब इसका नतीजा कब तक आएगा सामने, क्योंकि इसका नतीजा सामने आएगा तो पता चलेगा कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या करना है और नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है और कब आना है उन्होंने। और फर्ज करें कि अगर इसमें रिव्यू इसी बेंच ने इसको फारिग कर दिया, तो मुझे बताएं कि फिर जो कि मुस्लिम लीग नून के ज़हन में है, फिर मुझे बताएं कि फायज ईसा साहब क्या करेंगे जब वो आएंगे। उनके ज़हन में ये है कि शायद फायज ईसा साहब के ये जब तब्दीली होगी तो उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन वो अगर अभी एग्जॉस्ट, मतलब इशू ये ज़रा गंभीर है, मुझे नहीं पता कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अदालतें आने वाले दिनों में क्या करती हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर एक जजमेंट दे जाती है सुप्रीम कोर्ट, और तो फिर उसको, मतलब उसकी फिर रिव्यू के लिए क्या बनेगा सिलसिला, क्योंकि ये रिव्यू के ऊपर ही समाअत हो रही है ना। तो क्या फिर उसके बाद इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाएंगे, ठीक है, और यानी एक गंभीर सी सूरत, आईनी तरमीम या इसमें सिंपल मेजॉरिटी या क्या हो तो मतलब एक यानी उलझन सी है अभी दरमियान में कानूनी जी। और वो जब तक उलझन क्लियर नहीं होती तो यकीनन उसमें ये भी क्लियर नहीं होता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी या नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होगी। अच्छा, फिर इलेक्शंस के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये कह रही है कि ज़ाहिर वक्त पे होगा। मतलब है कि बस, मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चूंकि नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी शायद चाहती है कि पहले हो जाए, लेकिन चूंकि ऑफिशियल स्टांस नहीं है किसी का, इसलिए हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल स्टांस आएगा, अब जरा ऑफ द रिकॉर्ड मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ बातें करती हैं तो उसको यहाँ पे कोट करना मुनासिब नहीं। बात सिंपल ये है कि ये 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई होना बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये कि सबबंदी कैसे, फिर दूसरी बात जो है ये है कि जो यहाँ पे जो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी रिलेटेड मुकाम है, वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का NRO नहीं है उन शख्सियात के लिए भी जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, तो लेकिन उन पर मुकदमा बने हैं और बनेंगे। ऐसा नहीं है कि असद उमर साहब जो हैं इस वक्त उन पर मुकदमा बना हुआ है, लेकिन वो इस पार्टी में आ जाएं तो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में मुकदमा जब कायम होने होंगे तो उसमें ये शख्सियात जो कि
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, इनमें से भी कई रहनुमा जो हैं उनके ऊपर मुकदमात बनेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि मतलब है कि परवेज इलाही साहब पे मुकदमा, तो खैर वो दूसरी नौइयत का है, करप्शन का मुकदमा है, लेकिन जो 9 मई के हवाले से भी इनमें यहाँ मौजूद शख्सियात ऐसी हैं जिन पर केसेस बनने हैं। तो ये तासुर ऐसा दिया जा रहा है ना कि शायद ये उधर गए हैं तो इनके ऊपर मुकदमात नहीं बनेंगे। हाँ, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुकदमात जिन पे बनने हैं उन पे बनेंगे। तो ये एक सफबंदी कैसे होनी है, ये भी एक इशू है। ये देखें जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है ना, मैं हमेशा ही बात करता हूं कि ये हमारा इंटरनल मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन जब रीजनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे हम कोई खास हम लूज नहीं कर रहे, सवाए इससे कि हमारी मुल्क के अंदर शदीद किस्म का माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है। और ये रशिया के साथ भी जो मामला हुआ है, इसमें अगर हम साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्रेडिट ना दें तो ये ज्यादती होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू किया अगली हुकूमत ने, और आज उसका मैंने आपसे कहा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतौर रियासत, तो उसमें फिर जैसे फेटफ की बात चली थी तो हमने कहा था इंदिरा बानी खर साहबा को भी, लेकिन हमाद अजहर को आप नहीं कह सकते ना कि हमाद अजहर का रोल नहीं था उस वक्त। और जीएचक्यू के अंदर भी ऑफिसर्स मुतहरिक थे, फॉरेन ऑफिस में मुतहरिक। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हमें पाकिस्तान के हवाले से देखने हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो हम फिर वो सियासत होती है। तो ये पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया, और वो बड़ा फैसला ऐसे हुआ कि वो हम इस स्टेज पे आज पहुंचे। तारीखी है ये, दुनिया भर का मीडिया इसके ऊपर बहस कर रहा है, बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल ले लिया और ऑयल के लिए पेमेंट जो है वो चाइनीज युआन में की। अब इसका मतलब है फ्यूचर में पाकिस्तान के सामने और ऑप्शंस बहुत से आ सकते हैं, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो दुनिया जो है, ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है एक फंदा है, ठीक है, जिसमें आपके सर के ऊपर खड़े होकर बार बार ये कहा जाता है कि जी ये करें वो करें। अच्छा, फिर देखें, हमें बहुत ज़रूरी है, मैं तो मुझे नहीं पता कि हमारे रियासती अदारे या क्या फैसला होता है मुल्क में, लेकिन ये कर्जा जो आया है ना बाहर से, ये कर्जा कहाँ गया है, ये सामने आना बड़ा जरूरी है कि कर्जा माफ किसने करवाया बैंकों से लेके, बजाय इसके कि हमारी नस्लें सूद उतारते उतारते मर जाएं। तो हमें कम से कम उन लोगों को तो पकड़ना चाहिए ना जिन्होंने सूद माफ करवाया, जिन्होंने कर्जा माफ करवाया, सॉरी, ठीक है ना, और जो हर दफा रियायतें ले जाते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं ये बहुत जबरदस्त इकदाम है, लेकिन इस इकदाम के साथ साथ हमने मईशत में देखें ना रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। ये क्यों फौजी अदालतों के ऊपर बात हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि आप देखें ना कि इसमें हमारी जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, और तय है ये बात, ये आम सड़क पे राह चलते, हाँ उसके ऊपर भी मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं कि भी फौजी अदालतें में कैसे होगा, क्या होगा, वो आने वाले दिनों के अंदर जाहिर है वहां पर भी एक क्लैरिटी अभी आनी है हमारे सामने। लेकिन बाकी अदालती निज़ाम तो बर्बाद हुआ है, बिल्कुल बर्बाद हुआ है। जो हम तो रोज इस पे, और हर शख्स को पता है कि अदालतों में मामला जाता है, वो 20-20 साल मतलब फांसी हो गई बंदों को, और उसके बाद वो बरी हो रहे हैं, और ये तमाशे बने होते हैं रोज। तो ये कि उन अदालती हमने उनको भी देखना है, क्योंकि वहां से अपीलें इधर ही आएंगी, हाई कोर्ट में आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, ये सारे हमने, और इस तरह के जो तनाज़ात खड़े हो रहे हैं बीच में कि बिल्कुल तकसीम है जजों में, या ये खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े मुकदमे ना, लोगों की जिंदगी स्टेक्स पे लगी हुई है 9 मई के वाक़े पे। तो ये एक मामला खत्म होना जरूरी है। देखिए, ये मैंने आपसे बात की ना कि इब्राहिम रईसी का वेनेजुएला और निकारागुआ और वहां, अच्छा इसी दौरान होंडुरस की जो हैं सदर, उन्होंने मुलाकात की जनाब शी जिनपिंग से, बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई। होंडुरस वही जो कि बिल्कुल फिर लैटिन अमेरिका, जिसने अभी ताइवान से का साथ छोड़ा था, और वो उसने भी बेल्ट एंड रोड के अंदर आ गया। और उसके साथ ही एक और शख्सियत दौरा कर रही है चाइना का, यानी एक तो महमूद अब्बास कर रहे हैं ना दौरा, महमूद अब्बास का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अगर इसराइल को मैसेज भेजते हैं, इसराइल ना नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें दूसरी जो बात है, और मैंने आपको कनेक्शन बता दिया कि ये जो फलस्तीनी हैं, ये सर जंग के दौरान मुसलसल ये रशियन कैंप में रहे हैं, ठीक है, ये रशिया के साथ रहे हैं, सोवियत यूनियन के साथ रहे हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ ऑस्लो अकॉर्ड हुआ और उसके बाद पीस रबीन के साथ, और वो अलग स्टोरी है कि, लेकिन उससे पहले जाहिर है कि ये सोवियत ब्लॉक में रहे, क्यूबा, यासिर अरफात, कास्त्रो, ये सारा, सदाम हुसैन, ठीक है ना, मतलब ये हाफिजुल असद, कद्दाफी,
ये ग्रुप सारा। तो इसमें जो है ये, और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो भी कहीं उसी कैंप में थे। तो ये, और आप देखें कि इसीलिए शाह फैसल और यासिर अरफात की नहीं बनती थी, शाह फैसल और जमाल अब्दुल नासिर की नहीं बनती थी आपस में, क्योंकि वो पैन अरबिज्म की बात करते थे ना। तो सोवियत ब्लॉक में जमाल अब्दुल नासिर थे और शाह फैसल जो है वो सऊदी अरेबिया यकीनन अमेरिकन ब्लॉक में था, और इसी वजह से यमन दो टुकड़ों में था। एक यमन जो था वो कम्युनिस्ट था और एक यमन जो है वो यानी जमहूरी था। तो जो जमहूरी यमन था वो सऊदी अरेबिया के साथ था, जो गैर जमहूरी यमन या कम्युनिस्ट यमन था वो यमन जो है वो सोवियत ब्लॉक में था। और जब ये 67 की वॉर के बाद जाहिर है कि वो जमाल अब्दुल नासिर का फिर उसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर अनवर सादात आए तो फिर अमेरिका के ब्लॉक में चला गया इजिप्ट वापस। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब दूसरी शख्सियत जो दौरा करने लगी है वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम है और वो हैं क्रिस हिपकिंस। अब न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड जो 5 आइज का हिस्सा है, यानी 5 आइज जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका, ये 5 आइज का हिस्सा है, वो जो इंटेलिजेंस ग्लोबल लेवल पे 5। लेकिन न्यूजीलैंड के जो वजीर आजम हैं वो, उनकी वो पॉलिसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की है। मतलब न्यूजीलैंड ने अपनी जो पॉलिसी है वो जरा बैलेंस रखी हुई है और वो दौरा करने लगे हैं चाइना का। अब उनके चाइना के इस दौरे पे मतलब है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या असरात मुरतब नहीं होंगे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आने वाले दिन। तो ये ग्लोबल लेवल पे अमेरिका में देखें ना, अब वहां पर सिर्फ एक ही इंतजार हो रहा है और वो हो रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का। कैमला हैरिस लंच देंगी, बाइडेन डिनर देंगे, डायस्पोरा से खिताब करेंगे, वहां पे जैक सल्वन पहुंचे हैं, पहले ऑस्टिन लॉयड पहुंचे हुए थे। मैंने कहा ना, तमाम के तमाम अंडे अमेरिका ने लगता है इस खित्ते में इंडिया के टोकरे में डाल दिए। सवाल ये कि इंडिया कितने अंडे सर पे उठाने के काबिल है, या वो टोकरे भी गए और अंडे भी गए और बंदा भी गया। मतलब वो देखिए ना, क्योंकि रीजन दुनिया इस वक्त जो है ना, वो दुनिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ राह पे जा रही है और पाकिस्तान ने भी एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है कि पाकिस्तान ने रशियन ऑयल लेके चाइना की करेंसी में पे। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।